नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग एक नया अध्याय अर्थशास्त्र में पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 9th का चैप्टर एनसीईआरटी में। तो चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो आइए हम लोग अगर जानकारी करें, अगर अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में जानें। देखो, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स मीन्स होता है यानी धन का विज्ञान। इकोनॉमिक्स मीन्स होता है धन का विज्ञान। तो धन का विज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो यानी इसकी परिभाषा की बात करें, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल वेल्थ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। यानी हम लोग बात करें कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो हम लोग देखें कि अर्थशास्त्र में किन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या है? एक कह सकते हैं कि धन का अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम लोग जितनी भी वस्तुएं हैं या जितनी भी सेवाएं हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? आपके अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगी या इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगी। तो हम लोग अगर देखें, अर्थशास्त्र जो है वो क्या है? यानी धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र यानी धन का अर्थ जो है, अर्थ मीन्स होता है धन। अर्थ मीन्स होता है धन। तो अर्थ मीन्स धन होता है। तो अर्थशास्त्र में जो अर्थ है वो संस्कृत शब्द का अर्थ है, और शास्त्र मीन्स होता है यानी किसी चीज़ का अध्ययन, शास्त्रों के द्वारा अध्ययन या शास्त्र के द्वारा अध्ययन, वो अर्थशास्त्र कहलाता है। तो आइए हम लोग एक नया चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखिए क्या है स्टोरी। एक गांव है पालमपुर। तो उस पालमपुर विलेज की स्टोरी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है, और वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, उनकी भाषा और वहाँ का जो कृषि का माध्यम है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आइए। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक हम लोगों को ये सीन दिख रहा है, विलेज का सीन है यानी गांव का सीन है। यहाँ पर लोग बैलों की गाड़ी यानी बैलगाड़ी, बुलेट कार्ट, जिसके माध्यम से क्या करते हैं लोग पालमपुर में, यानी कह सकते हैं कि बहुत छोटे स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ये सब क्या है? इनका मेन कृषि के संसाधन हैं और मनुष्य की जीविका के संसाधन हैं। मनुष्य नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पर प्राकृतिक रिसोर्सेज के बारे में, मैन मेड आइटम्स यानी ह्यूमन एफर्ट, मनी। तो लोग जैसे कि नेचर की बात करें तो नेचुरल क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों को लगाना, तो क्या है? नेचर को हमारी प्रकृति में यानी मनी, धन को बढ़ाने में उसका मनुष्य का प्रयास होगा। तो यही हम लोग आज पढ़ेंगे पालमपुर के बारे में। तो एक स्टोरी है इसमें, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी टू प्रोड्यूस द गुड्स डिजायर्स गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। गांव में लोग जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो हमारा जो है वो कहलाएगा, कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कहलाएगा। जो प्रोडक्शन करेंगे हम लोग, तो उसको जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करेंगे वो हमारा क्या है? वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसके आइए हम लोग उसकी जो इंट्रोडक्शन, उसका परिचय के बारे में बात करें तो उसमें क्या परिचय है। तो वहाँ के जो लोग हैं, तो एक शहर है पालमपुर के, यानी उसके 3 किलोमीटर दूर रायगंज एक बड़ा शहर है जिसकी दूरी 3 किलोमीटर है कहाँ से? पालमपुर से। वहाँ के लोग क्या करते हैं? उस गांव में जो नियरेस्ट गांव जो है विलेज शाहपुर, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लोग स्टार्टिंग बुलक कार्ट्स के और टांगाज, बोगीज़, जो वुडन कार्ट ड्रॉन बफेलोज, जिसमें बैलों के द्वारा जो लकड़ी की गाड़ी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बुलक कार्ट। उसके माध्यम से लोग क्या करते हैं कि अपने गांव से रायगंज के लिए, जो 3 किलोमीटर दूरी पर है पालमपुर से, वहाँ के लिए लोग बैलगाड़ी के माध्यम से, टांगा गाड़ी के माध्यम से, और हम लोग बात करें कि यहाँ पर क्या करते हैं लोग, अधिक से अधिक मात्रा में कह सकते हैं कि व्हीकल का प्रयोग करके जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल एंड ट्रक के माध्यम से लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। उसके बाद में हम लोग अगर बात करें तो
विलेज हैज़ अबाउट, यहाँ पर लगभग कितनी 440 फैमिलीज़ हैं। तो उसमें वो कैसे सेवरल डिफरेंट कास्ट, विभिन्न प्रकार की जातियाँ निवास करती हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़, वहाँ पर जो हैं 80 जो फैमिली हैं वो कैसी हैं, वो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं। और उस गांव में उनके पास भूमि भी ज़्यादा है, उनके अपने घर हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि कुछ लोगों के घर हैं ब्रिक के बने हैं, ईंट के बने हैं, सीमेंट के हैं, प्लास्टरिंग है, जो कह सकते हैं कि अपर कास्ट के लोग हैं। उसके बाद में SC शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित लोग, जो लोअर यानी कह सकते हैं सबसे निचली कास्ट के लोग हैं, उनके घर कैसे हैं, वो कच्चे मकान बने हुए हैं, मड एंड स्ट्रॉ, कह सकते हैं कि छप्पर फूस के द्वारा बनाया हुआ उनका घर है। तो हम लोग जो है उसके माध्यम से देखेंगे कि वहाँ पर देखो क्या क्या है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस भी हैं, और उस गांव में कुछ बिजनेस लोग करते हैं, स्कूल भी हैं, यानी 2 विद्यालय हैं प्राइमरी और 1 हाई स्कूल है वहाँ पर। तो लोग क्या है, इसके माध्यम से लोग जो है एक दूसरे को शिक्षा का माध्यम भी है, उपलब्ध है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, और वहाँ जहाँ पर क्या होता है सिक लोगों का यानी बीमार लोगों का इलाज भी किया जाता है। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग अगर बात करें तो इस गांव में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोड भी है, इरीगेशन मतलब सिंचाई का साधन भी है, स्कूल्स भी हैं, हेल्थ सेंटर भी है, जिसके द्वारा यानी PHC इसको बोलते हैं। गांव में क्या होता है PHC यानी प्राइमरी हेल्थ क्लब या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसके द्वारा लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य भी उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर जो है सारी सुविधाएँ, और प्राइवेट कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटल हैं वो भी आपके वहाँ पर उपलब्ध हैं। लोगों को जो जिनके पास पैसा है वो लोग प्राइवेट उसके माध्यम से भी क्या करते हैं, एक दूसरे लोग जो है वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो प्रोडक्शन लोग जो है अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। कुछ लोग क्या है वहाँ पर शॉपकीपिंग, जैसे कि आपके कह सकते हैं कि हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं शॉपकीपिंग मतलब दुकानदार जो हैं, एक दूसरे को सेलमैन जिसको बोलते हैं। तो क्या करते हैं, वन विलेज टू अनदर विलेज जो है उसको कहते हैं कि एक दूसरे गांव में ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं और वस्तुओं का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम लोग बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, संगठन के उत्पादन की अगर बात करें, सबसे पहले वहाँ पर क्या है कि लोगों को क्या चाहिए, लैंड चाहिए। तो लैंड भी है, वाटर, उसके बाद फॉरेस्ट, मिनरल्स। ये हमारे संगठन के यानी कोई भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए ये हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए, जिसमें से लैंड ये भी है, और उसके बाद में वाटर भी है, फॉरेस्ट भी है, मिनरल्स है। उसके बाद में हमको तो फर्स्ट कैटेगरी में हमको ये क्या चाहिए, लैंड चाहिए, यानी रिसोर्सेज क्या है, वाटर चाहिए, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारे यानी फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, यानी प्राथमिक सेक्टर में। उसके बाद में सेकंड अगर दूसरी बात करें हम लोग, फिर हमको क्या चाहिए, फिर हमको लेबर चाहिए। किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले तो वहाँ पे रिसोर्सेज क्या हैं, संसाधन क्या हैं, उसके बाद में लेबर चार्ज भी, उसको लेबर भी चाहिए, लेबर वर्कर भी चाहिए, और कुछ हाईली एजुकेटेड वर्कर भी चाहिए। वहाँ पर हाईली मीन्स जो पढ़े लिखे, वहाँ पे उसका हिसाब किताब रखेंगे, तो उसको एजुकेटेड वर्कर भी चाहिए। और कुछ ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, मैनुअल वर्क करने के लिए यानी मेहनत का काम करने के लिए उनको वर्क भी, यानी लेबर नेसेसरी टू प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए उनको, वहाँ पर लेबर भी चाहिए, श्रमिक भी चाहिए। द थर्ड रिक्वायरमेंट द फिजिकल कैपिटल। तो वहाँ पे क्या चाहिए, उसको फिजिकल तो चाहिए, साथ में श्रम पूंजी, उसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल, श्रम पूंजी। तो पूंजी भी चाहिए, पूंजी मीन्स धन। धन का जो धन की आवश्यकता होगी वो भी जो है वहाँ पर क्या होगा, उसको उपलब्ध कराना पड़ेगा आपको, यानी धन, और उसके बाद में कच्चा माल, और वहाँ पे श्रमिक, इनकी सबकी आवश्यकता होगी। तो उसके बाद में हम लोग बात करें कुछ टूल्स मशीनरी, जैसे टूल्स मशीनरी की बात करें, बिल्डिंग बनाने के लिए टूल्स मशीन्स की आवश्यकता पड़ेगी। और कुछ फार्मर्स लोग खेत के लिए, जैसे कि फार्मर लोग जो है कृषि करते हैं, तो उसके लिए हल की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, यानी क्या चाहिए, टर्बाइन्स, जनरेटर्स, मशीनों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग्स का जो निर्माण करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। वहाँ पर जो वहाँ पे जो संगठन के द्वारा जो एक कह सकते हैं कि बिल्डिंग तैयार की जाएगी, तो उसको फिक्स्ड कैपिटल के माध्यम से हम लोग जानेंगे। उसके बाद में जो कुछ ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है, उसमें जो है हम लोग बात करें यूज्ड बाई पॉटर, आल्सो सम मनी ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो कुछ प्रोडक्शन के माध्यम से उत्पादन करेंगे तो हम क्या चाहिए, हमको मनी भी चाहिए होगा। तो इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, यानी काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें
इंटरप्राइजेस टू बी फिजिकल कैपिटल एंड प्रोडक्ट टू आउटपुट। जब भी हमको आउटपुट तो जब मिलेगा जब हम आप क्या करेंगे, इन सब सारी सुविधाओं से लैस होंगे, तभी हमको लाभांश की प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्त होगा। तो वहाँ पे ये सब कॉल्ड ह्यूमन कह सकते हैं कि एवरी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम लोग बात करें प्रोडक्शन की तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इतनी सारी लेबर, फिजिकल कैपिटल कंबाइंड, ये सब सारे हमको चाहिए होंगे इसको प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या जाना इसके बारे में कि हमको क्या संसाधनों की आवश्यकता होगी और मानव पूंजी की भी आवश्यकता होगी और मानव श्रम की भी आवश्यकता होगी, तब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाएंगे। अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर लैंड की बात करें तो वहाँ पे कुछ फिक्स्ड लैंड है। तो पालमपुर के लोग यानी 75% लगभग जो है क्या करते हैं, वहाँ पर कृषि यानी फार्मर्स हैं। तो फार्मर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर कृषि करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि पालमपुर विलेज जो है सिंस 1960 तब से जो है थोड़ा कह सकते हैं कि वहाँ पर कृषि लोग करते आ रहे हैं, उसका दायरा भी बढ़ा हुआ है। और हम लोग बात करें कि वहाँ पर लगभग जो है कह सकते हैं कि हम लोग 400 कितने फैमिली 450 फैमिली रहती है, जिसमें से 80 जो है वो कैसे हैं अपर कास्ट के हैं और बाद बाकी क्या है लोअर कास्ट के हैं। लोअर कास्ट में इसको बोलते हैं ST SC या ST या शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब लोग जो हैं जंगलों में जैसे रहते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं। तो हम लोग जो है अगर ग्रो मोर प्रोडक्शन सम लैंड, कुछ एरिया पर जो है बहुत अधिक मात्रा में हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, कृषि कर लेते हैं। जैसे वो हम लोग बात करें कुछ ऐसे ही विलेज हमारे हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम लोग अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये हमारा वेस्टर्न प्रदेश ये तराई एरिया है। कैसा है, ये तराई एरिया है। तो तराई एरिया में क्या होता है, यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि खादर और बागर का मैदान है, गंगा की मिट्टी के द्वारा निर्मित मैदान है। तो इस मैदान पर यानी क्या करते हैं लोग अच्छे से कृषि कर पाते हैं और उस कृषि में कई प्रकार की कृषि कर लेते हैं। तो क्या है हमारा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जहाँ पर हम लोग जो है कृषि को कर लेते हैं। तो देखो कुछ कृषि डिफरेंट टाइप्स की, जैसे खरीफ हो गया आपका, उसके बाद में रबी हो गया, उसके बाद में एक और होती है जायद। तो इसमें अगर बात करें हम लोग रबी, तो रबी क्रॉप क्या है, तो रबी की बात करें अगर तो रबी क्रॉप जो है वहाँ पर रबी में जैसे गेहूँ हो गया आपका, वीट हो गया, उसके बाद में सरसों, उसके बाद में सरसों इसको मस्टर्ड बोलते हैं, उसके बाद में आलू हो गया। तो ये सब क्या है, मटर, ये सब सारे हमारे रबी क्रॉप्स हो गई। फिर उसके बाद में रबी क्रॉप्स को कब बोया जाता है, हमारे जो अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुवाई होती है। उसके बाद में कब काटा जाता है इसको, मार्च अप्रैल में इसको कट कर लिया जाता है। तो ये हमारी रबी क्रॉप हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करें कि खरीफ। तो खरीफ क्या है, जैसे मोस्टली हम लोग बात करें इस समय हमारा जो मौसम चल रहा है, जैसे कि बरसात में अगर हम लोग बात करें कि जुलाई से स्टार्टिंग हो जाती है जब पानी बरसता है, तो उसी को हम लोग उसी समय खरीफ कृषि करते हैं। खरीफ प्रोडक्शन में हम लोग बात करें तो बाजरा हो गया जैसे आपका, और हम लोग बात करें तो ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये सब सारी क्या खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसल कब जो है आपकी वो लगभग हम लोग बात करें कि कब हो जाती है, जुलाई से, और करीब नवंबर दिसंबर तक जो उसको कट कर लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर तक जो है कट कर लिया जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करें एक आती है जायद क्रॉप क्या है। तो देखो जायद क्रॉप जो है, तो जायद क्रॉप में हम लोग बात करें तो उसमें मोस्टली उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, जैसे 2 या 3 मंथ्स आफ्टर कट द क्रॉप्स। स्टार्टिंग में हम लोग बात करें तो सबसे पहले अप्रैल में उसको बोया जाता है, उसके बाद में जून या मई में इसको कट कर लिया जाता है। और जैसे कि हम लोग बात करें तो जैसे कुकुम्बर हो गया, खीरा, इसके बाद में ककड़ी और ये सारे आपके वो मेलन, वाटरमेलन, खरबूज, तरबूज, ये सारे क्या हैं जितने सारे वो आपके जायद क्रॉप के अंतर्गत आएंगे। एक और फसल होती है इसका हम लोग जिसको बोलते हैं ये आपको दिख रहा है इसमें, जैसे कि ये गन्ना है, शुगर केन है। तो इसमें क्या है, ये है आपका, ये इसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप, क्योंकि ये वर्ष में एक बार, और इसको नकदी फसल भी कहते हैं। जैसे नकदी फसल एक होती है अलग, तो इसको नकदी फसल में अगर आता आपका जो है, जैसे ये आपका गन्ना हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो हम लोग कॉटन हो गया, कॉटन मीन्स कपास। तो कपास की ये सारे क्या है वर्ष में, यानी एक इसको लगभग वर्ष में एक ही बार हम लोग उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको जो है हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप में बोलते हैं। इसको एक ही बार में मनुष्य को इसको अगर हम लोग बात करें तो एक बार में ही इसको पैसा मिल जाता है, साल में एक बार। तो इसीलिए इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है। हम लोग अगर बात करें तो गन्ना उत्पादन में सबसे हमारा जिससे बात करें भारत में यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये सब सारे क्या हैं गन्ने के क्षेत्र हैं। तो यूपी सबसे भारत में प्रमुख नंबर 1 कह सकते हैं जिसको यहाँ पर ये कृषि में है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट दिया कल्टिवेटेड एरिया। तो ये क्या है, यहाँ पे हमको डेटा दे रखा है एग्रीकल्चर का 2017 के यहाँ पर अनुसार, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा फार्मर्स वेलफेयर के लिए। तो देखो कल्टिवेटेड एरिया अगर 2017 में बात करें तो 14-15 के आंकड़ों में देखो ये दिया है।
हमारा 155 मिलियन हेक्टर्स हो गया। कब से? यानी 1951 से बात करें तो 1951 से बढ़ करके कब तक? ये हमारा जो है 2015 के आंकड़ों के अनुसार 155 लगातार क्या हुआ, पहले कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ता, फिर लगातार स्थिर रहा, फिर उसके बाद कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। तो यानी लगातार क्या है, कल्टिवेटेड एरिया जो है वो थोड़ा अभी कम हो रहा है। तो उसको जो है, जिससे बंजर भूमि है उसको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बंजर भूमि को, बैरन जो फील्ड्स होते हैं उसको भी करने के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि जोर दे रही है कि उसको कल्टिवेटेड एरिया बनाया जाए। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करें तो देखो ये कुछ आंकड़े दिए हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि कल्टिवेटेड एरिया जो है वो ईयर, अगर हम लोग बात करें किस ईयर में, जैसे 1951 से लेकर के 2050 पहले क्या हुआ है, ये देखो कितना हुआ, 120 जो है मिलियन हेक्टर हो गया। उसके बाद में फिर बढ़ा है दायरा, उसके बाद में 150 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया, ये भी 150, यानी लगातार जो है इसका कितना, यानी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो बढ़ा ना घटा। कब? 2012 तक। उसके बाद में 13, 14, 15 की बात करें तो ये भी क्या है, ये बढ़ा नहीं, लगातार जो है अभी कृषि में हम लोग बात करें तो कल्टिवेटेड एरिया जो है उसका कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास जो है किसानों के पास जो है काफ़ी मात्रा में अगर हम लोग बात करें तो जैसे देखिए ये फर्टिलाइज़र्स हैं, हैवी HBY सीड्स। तो हैवी हम लोग बात करेंगे HBY सीड्स का मतलब जो हैवी यील्ड वैरायटी सीड्स का प्रयोग करते हैं, जो मॉडर्न अगर फार्मर्स की बात करें तो फार्म मशीनरी और डीजल, यहाँ के लोग फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इरिगेशन के माध्यम से, कैनल और पंप्स, कैनल मीन्स नहरों के माध्यम से, पंप सेट के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से लोग जो है डैम्स बनाकर जो है इसका सिंचाई किया था। जैसे कि हम लोग बात करें अगर कुछ पार्ट हम लोग बात करें साउथ इंडिया में तो इसे गुजरात हो गया आपका, उसके बाद में ये आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। तो ये सब क्या है, ये आपके जितने सारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में, यानी प्रायद्वीपीय पेनिनसुला में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है मोस्टली इरिगेशन डैम्स के द्वारा की जाती है सिंचाई और कैनल्स के द्वारा। इसके बाद में पंप सेट बहुत कम ही है, और ड्रिप एक होता है, ड्रिप यानी ड्रिप इरिगेशन, इसको हम लोग बोलते हैं टपकन विधि, उसके द्वारा जो लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। कहाँ पे? ये साउथ इंडिया यानी साउथ भारत में इसका जो है किया जाता है। उसके बाद में जो HYV इसका काफ़ी महत्व रहा है। तो HYV सीड्स के बारे में बात करें हम लोग तो वहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और उसके बाद में कुछ जैसे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश वेस्टर्न जो है हमारा, तो वहाँ क्या है लोग मॉडर्न कृषि में जो है HBY अगर हम लोग बात करें तो HBY हाई यील्ड्स वैरायटी सीड्स का प्रयोग करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स फार्मिंग करते हैं। और वहाँ पे जो मशीनरी है काफ़ी उनके पास अच्छी मशीनरी, जैसे पंजाब की बात करूँ मैं तो पंजाब क्या है, पंजाब जो है हमारा एक कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन में पंजाब, हरियाणा और ये हमारा वेस्टर्न यूपी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इसका जो पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम लोग तो ये पालमपुर, यहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं, गेहूँ उगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ट्रेडिशनल वैरायटीज़ जो पहले जो यानी कह सकते पहले के बीज थे, जो हाई यील्ड वैरायटीज़ नहीं थे, उसके पहले की बात करें तो 1300 किलोग्राम, लगभग 13 क्विंटल, कितना 13 क्विंटल तक लोग जो है उगाते थे। उसके बाद में धीरे धीरे जब नया जो आपका हाई वैरायटी यील्ड्स सीड्स का जो सीड के माध्यम से बात करें तो 3200 किलोग्राम यानी 32 क्विंटल पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में लोग ग्रो करने लगे HYV सीड्स के माध्यम से। HYV वीट सीड्स होता है कि कह सकते हैं हाई यील्ड, बहुत उच्च गुणवत्ता के जो आपके बीज होते हैं उसके माध्यम से तो जो है प्रोडक्शन बढ़ा है गेहूं का, और सरप्लस हुआ है, कह सकते हैं मार्केट में उसका जो है काफ़ी मात्रा में जो है प्रोडक्शन हुआ है। अगर हम लोग लैंड की बात करें सस्टेन अगर, तो कुछ मात्रा में बात करें जैसे पल्सेस, तो पल्सेस की बात करें तो पल्सेस गेहूँ, ये क्या है, प्रोडक्शन पल्सेस का है और ये प्रोडक्शन व्हीट का है। तो यहाँ पर 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो पल्सेस कितना, यहाँ पर मिलियन टन में बात करें तो 24 मिलियन टन, और ये कितना है, यानी इसकी बात करें तो यहाँ पर तो ये इसका जो है आपका ये 97 प्रोडक्शन जो है टन, मिलियन टन जो है उत्पादन हुआ है 2017 का आंकड़ों के अनुसार, यानी उत्पादन तो जो है काफ़ी बढ़ा है। कल्टिवेटेड एरिया नहीं बढ़ा लेकिन उत्पादन जो है बढ़ा है। उत्पादन के माध्यम से लोगों ने क्या किया, HYV यानी हैवी यील्ड वैराइटीज़, जो उच्च किस्म के बीज हैं उसको यूज़ किया, फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया। उसके बाद में जो है आपकी बात करें तो वहाँ पर फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया, इसके माध्यम से जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो पालमपुर के लोग जो है कह रहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेशन कैसे करते हैं, तो छोटे छोटे प्लाट्स में उसको बांट देते हैं और कई प्रकार की फसल एक खेतों में कर लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि 240 फैमिलीज जो हैं वो कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स उनके पास हैं। 2 हेक्टेयर के जो कम वाले जो प्लाट होते हैं उसको हम लोग स्मॉल
प्लेटफार्मर्स बोलते हैं, जिसका जो 2 हेक्टेयर से एबव जिसके पास है वो कैसे हैं, वो आपके जो है कह सकते हैं बिग फार्मर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही बात हम लोग करें अगर, जैसे कि एक गोविंद है, गोविंद क्या है, एक फार्मर है, तो उसके पास इतनी सारी जो है हेक्टेयर भूमि है, 2.25 हेक्टेयर इरिगेशन भूमि है। तो उसने क्या किया, उसके बाद में जो वो मर गया, या उसके बाद में जो उसके बच्चे हुए, लड़के हुए, तो 3 लड़के उसके हुए उसकी डेथ के बाद में, तो उसने जो क्या किया, उसने तीनों लड़कों ने अपनी ज़मीन को बांट दिया। उसकी ज़मीन जो है अब कितनी पड़ गई, 0.75, पहले कितनी थी, 2 या आपकी जो है 2.25 थी। तो इसके बाद में अब देखें तो क्या हुआ, यानी हेक्टर साइज जो है कल्टिवेटेड एरिया कितना कम हुआ इनके पास, और कम होने के बाद साथ में इन्होंने क्या किया, अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो है पर्याप्त साधन नहीं है। और जो तीनों पहले एक में करते थे, तो अब क्या है, अब जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए इधर, तो ये हमको दिया है कि कैसे लोग कृषि करते हैं। तो ये यहाँ पर कृषि की बात करें तो बैलों के माध्यम से, उसके बाद में ये आपको जैसे धान लगा रहे हैं, गेहूँ जो है, उसके बाद में पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, हैवी यील्ड वैराइटीज़ के जो सीड्स हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं बैलों के माध्यम से। अब क्या हो गया, ट्रैक्टर आ गया है, तो लोग जो है एक से अधिक वैराइटीज़ का प्रयोग करें, जिसके माध्यम से प्रोडक्शन जो हमारा बढ़ रहा है। तो कल्टीवेटेड एरिया की बात करें हम लोग अगर, तो कल्टीवेटेड एरिया जो है हमारा कितना है, देखो ये अगर 2 हेक्टेयर लेस देन 2 हेक्टेयर, यानी 2 हेक्टेयर से कम वाले लोग हैं, उनके पास 55.4%। और जो आपका बात करें नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं, 44.6 है। और इसमें कितना है, ये 15% है, क्या 15%, ये आपका जो कल्टिवेटेड एरिया है। और 85% लोग कैसे हैं, जो फार्मर्स है करने वाले हैं बड़े, यानी कह सकते हैं जो क्या है, किसान ये कम है, यानी किसान कम है और एरिया भी उसका कम है, 2 हेक्टेयर से मोर एबव वाले हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं, तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो हाँ, नेक्स्ट यानी लोगों की जो मजदूरी है वहाँ पे कह सकते हैं कि तय कर दिया जाता है कि 300 रुपीज़ पर पर्सन को जो है दिया जाएगा। वहाँ पर जो मजदूरी करेंगे वन प्लेस टू अदर प्लेस। ऐसे ही कुछ नॉर्थ बिहार में, कुछ नॉर्थ बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट जो गांव है, तो वहाँ पर जो है लगभग 850 हाउस होल्ड्स यानी घर हैं। और वहाँ जिसमें 250 लोग कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। जो रूरल पंजाब है आपका, हरियाणा है, मुंबई है, सूरत है, यहाँ पर जो है कृषि वो मतलब ऐसे प्रोडक्शन या आप कह सकते हैं कि जो है फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो है और उनका घर पे भी कृषि भी करते हैं, तो उसका जो है डबल उनको लाभ मिल जाता है। तो कैपिटल नीड फार्मिंग, यानी फार्मिंग के लिए क्या चाहिए हमको, मुझसे कह सकते हैं कि कैपिटल भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, और हमको क्या चाहिए, कह सकते हैं कि पूंजी की अगर चाहिए हमको तो पूंजी सरकार के द्वारा मिल जाए, लेकिन सरकार का जो है उस पर कुछ परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मनी लॉन्डर होते हैं, जो मनी लेंडर कह सकते हैं कि जो धनपति या धन देने वाले हैं, सूदखोर, तो क्या करते हैं वो हमारे जिस कह सकते हैं गाँव के लोगों को यानी एक उच्च कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रेट इंटरेस्ट पर जो है उनको ब्याज देते हैं। ऐसे एक सविता है, सविता ये स्मॉल फार्मर है, कह रहे कि वो उसके पास जो है 1 हेक्टेयर ज़मीन है, और उसके बाद में उसके पास वेसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स है, और उसकी जो कह सकते हैं कि पानी जो है उसको खरीदने के, यानी पानी भी उसको चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट्स औजार भी चाहिए। उसके पास जो है मिनिमम कितना, उसे 3000 रुपये चाहिए, डजंट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है। डिसाइड टू बोरो द तेजपाल सिंह है, अ लार्ज कह सकते हैं बड़ा मनी लेंडर उसके पास जो तेजपाल है, तो उससे क्या किया, उसने धन ले लिया, और उसको जो है 24% कितना 24% जो है उसको पर मंथ जो है इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी। तो उसमें जो है, और उसने एक निश्चय किया है कि वो क्या करेगी, 100 यानी 100 पर डे, यानी 100 रुपये पर प्रतिदिन उसके विलेज उसके खेत में तेजपाल सिंह जो है यानी मनी लेंडर, तो उसको कहते हैं कि जो 100 रुपये पर डे उसके खेत में काम करने का उसने वायदा भी किया है। तो इससे क्या होगा, उसका जो आगे उन्नति तो नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उसको जो है 24% है क्या देना पड़ इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी, इसीलिए जो है वो अच्छे से अपना जो है ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए गांव में भी अलग अलग जो है लोग देखें, अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सरप्लस, ये 350 क्विंटल जो है गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तेजपाल, क्योंकि लार्ज फैमिली फार्मर है, इसलिए उसके पास अधिक मात्रा में कह सकते हैं सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है। तो कुछ ऐसे हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं पालमपुर में, वो क्या है जो कृषि से अलग हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग हो गया। तो डेयरी फार्मिंग में क्या हुआ, लोग एक दूसरे पशु भी पालते हैं, जिससे लोन लेकर के सरकार से कम मात्रा में लोन मिल जाता है, और उसको जो है पशु पालते हैं, और पशुपालन के माध्यम से क्या करते हैं, और डेयरी का उत्पादन करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें हम लोग तो फार्मर्स में, जैसे देखिए इधर अगर हम लोग देखें तो ये प्रोडक्शन हुआ है, दिखाया गया है, फर्स्ट ईयर का कितना है, सेकेंड ईयर का कितना है, ये इतनी टोटल प्रोडक्शन एरिया है। उसके बाद में बात करूँ मैं तो यहाँ पर एक
ये स्टोरी दिखाई है। हाँ, तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें ट्रांसपोर्ट फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी काफ़ी उपलब्धता है, यानी व्हीकल्स, ट्रक और कह सकते हैं ट्रैक्टर, ड्राइवर्स, सबके माध्यम से लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिल जाता है, तो लोग जो है तो वहाँ पर क्या करते हैं, कृषि भी अच्छे से कर लेते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन भी रहता है, उनका अच्छा पैसा भी उनको मिल जाता है। तो इसी हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि काफ़ी क्या है, लोग जो है एक दूसरे पर यानी कह सकते हैं डिपेंड हैं और उनके पास संसाधन भी हैं और काफ़ी मात्रा में जो है लोग अच्छे से कृषि कर पा रहे हैं। लोग एक दूसरे शहर वाले जो लोगों को है उनको भी कृषि में काफ़ी मात्रा में लाभ पहुंच रहा है और अपनी जो पूंजी को जो कह सकते लगा करके जो प्रोडक्शन करते हैं, जो हाई एंड वेराइटीज़ सीड्स का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया है कि उसका पहले 1300 किलोग्राम यानी 13 कुंटल था पर हेक्टेयर, अब कितना यानी 32 यानी 32 कुंटल तक का क्या है प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो यानी क्या हुआ कि हाई एंड वैरायटी मॉडर्न जो युग में देखें हम लोग, तो लोग HYV सीड्स का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए अगर बात करें तो खाने पीने में ये खाने के लिए अच्छा नहीं है। हाई एंड वैराइटीज़ को यूज़ करके उसका प्रोडक्शन तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम लोग बात करें कि ये मनुष्य के लिए कह सकते हैं लाभदायक नहीं है। लाभदायक क्या था, जो लोग कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग ना करें, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कि नेचुरल कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें, जैसे गोबर की खाद बना करके उसको उसके माध्यम से। तो सरकार हमारी क्या है अब जो इस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि तरह तरह की जो हम लोग बीमारियां देखने को मिल रही हैं, तो क्या है उसका जो खेती में पेस्टिसाइड्स का डालना ही है उसका एक प्रमुख माध्यम है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में देखा, इसमें जो है इसके यहाँ फार्मर्स की कंडीशन क्या है, स्मॉल फार्मर्स कितने हैं, बड़े बिग फार्मर्स क्या हैं। तो अगला चैप्टर जो है हम लोग उसको जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अगला जो है। तब तक के लिए धन्यवाद।